हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री का यूनिट 1 द सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट क्या होता है? तो आप लोग बचपन से ही जानते ही होंगे कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। इस सब के बारे में तो हम लोग अपने बेसिस जो क्लास है 1 से 10 तक में तो पढ़े ही हैं। फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। तो सॉलिड स्टेट का जो सब्सटेंसेस होते हैं, इनके पास इनका फिक्स शेप होता है और ये मूव नहीं कर सकते हैं। और ये मतलब इनका फिक्स शेप कहने का मतलब कि हम लोग इसे किसी भी कंटेनर में ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। इसके टाइप का, इसके साइज़ का जो कंटेनर होगा उसी में हम लोग इसको सिर्फ रख सकते हैं। सॉलिड और जो लिक्विड होता है, इनके पास फिक्स शेप अपना नहीं होता है और हम लोग इसे किसी भी कंटेनर में इसको आसानी से ड्रॉप कर सकते हैं। और हम लोग जिस कंटेनर में इसको ड्रॉप करेंगे वह इसी का शेप ले लेता है। जैसे कि वाटर हो गया, देख लीजिए आप लोग वाटर, तो वाटर को हम लोग किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं। अगर हम लोग ग्लास में रख दिए तो वो ग्लास का शेप ले लेता है। अगर हम लोग बॉटल में रख देते हैं तो वो बॉटल का शेप ले लेता है। अगर हम लोग उससे कोई बॉल में रख देते हैं तो वो कोई बॉल का शेप ले लेता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि गैस किसे कहते हैं। तो बेसिकली जो गैस होते हैं वो उनका भी कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है और वो भी फिक्स नहीं रहते हैं। हम लोग जिस कंटेनर में रखेंगे वो वैसा ही रह जाते हैं। और जो लिक्विड हो गए और ये गैस होते हैं, इन्हें हम लोग फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड हम लोग इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आसानी से मूव कर सकते हैं। मूव करने का एबिलिटी इनमें होता है, इसलिए हम लोग इसे फ्लूइड कहते हैं। और जो गैस में तो आप लोग समझ गए होंगे, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब गैस जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ये सब गैस हैं। आप लोग तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इस सब के बारे में तो पता ही होगा। और जो गैस होते हैं वो भी आसानी से मूव कर सकते हैं और लिक्विड भी मूव कर सकते हैं। और लेकिन जो सॉलिड होते हैं, ये जो इनका जो सॉलिड का जो शेप होता है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब इतना तेज़ी से वो फिक्स रहते हैं ना, इतना जो उनका दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो आसानी से मूव कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो लिक्विड और गैस होते हैं वो आसानी से मूव कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड का जो शेप होता है वो काफ़ी फिक्स होता है, रिगिड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और दिखाया गया है कि जो सॉलिड होता है उसके पास फिक्स शेप रहता है, मतलब कि उसका पोजीशन जो रहता है वो फिक्स हो जाता है। और वहीं लिक्विड और गैस को देख लीजिए, तो लिक्विड और गैस का फिक्स पोजीशन नहीं रहता है, वो आसानी से मूव कर सकते हैं। तो जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बता रहा है कि इसका जो फिगर रहता है ये बिल्कुल अरेंज रहता है एक साइड में, मतलब वो आसानी से मूव नहीं कर सकते। एक बॉन्ड के थ्रू ये सभी लोग जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। आप लोग ये फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। ये हो गया फिगर ये। तो इसमें क्या है कि सभी लोग एक दूसरे से कनेक्ट है और ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए हुए हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में। तो ये सॉलिड स्टेट हो गया और सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बताया गया है। तो इस चैप्टर में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? तो इस चैप्टर में हम लोग आज यही पढ़ेंगे कि जितने भी सॉलिड स्टेट है ये सब का स्ट्रक्चर कैसा है और ये किस टाइप के स्ट्रक्चर में ये सॉलिड स्टेट को अरेंज करके रखा गया है। और उसके बाद क्या वो शेप निकलता है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि जनरल कैरेक्टरिस्ट ऑफ सॉलिड का जनरल कैरेक्टरिस्ट, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों ने क्लास 11th में तो पढ़ा ही होगा सॉलिड स्टेट के बारे में कि 3 टाइप के रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और तीनों का अलग अलग प्रॉपर्टी रहता है। टेम्परेचर पे और प्रेशर पे ये दोनों कंडीशन रहता है। हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर के बेसिस पर ये दोनों को डिफाइन कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो सॉलिड स्टेट का जो मेन प्रॉपर्टीज होता है वो फर्स्ट में देखेंगे कि दे हैव डिफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। इनके पास डिफिनिट मास रहता है, वॉल्यूम रहता है और शेप रहता है। मतलब इनके पास अपना शेप रहता है, ये किसी भी कंटेनर में नहीं जा सकते हैं। इनके टाइप का जो कंटेनर होगा हम लोग सिर्फ उसी कंटेनर में रख सकते हैं।
और सेकंड देखेंगे इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल ही कम होगा। नेक्स्ट देखेंगे इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग, जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज होगा जो एक दूसरे से बॉन्ड बनाए हुए रहते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन्स हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, और जो इनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहता है जैसे एटम मॉलिक्यूल्स और आयन्स ये सब फिक्स पोजीशन पर आते हैं, ये लोग केवल ऑसिलेट कर सकते हैं। ऑसिलेट करने का मतलब है कि जितना आगे जाएंगे उतना ही पीछे ही जा सकते हैं, इससे ज़्यादा ये लोग मूव नहीं कर सकते हैं और अपने मेन पोजीशन पे ही वो सेटअप रहेंगे, फिक्स रहेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिगिड, और ये इनकम्प्रेसिबल होता है, हम लोग इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब कि हम लोग इन्हें दबा नहीं सकते, हम लोग ऊपर से फोर्स एक्सटर्नली फोर्स हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और काफ़ी रिगिड रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन और एम्फोफोरस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। हम लोग सॉलिड को क्लासिफाइड कर देते हैं कि वह क्रिस्टलाइन है या फिर एम्फोरस लिक्विड है, तो किस बेसिस पर करते हैं, तो उनके कंस्टिट्यूएंट मतलब क्या है, जो जो मटेरियल से जो जो एटम से वो बना हुआ है उनका अरेंजमेंट कैसा है, इसको देख करके उनका नेचर क्या है, उनका जो मिश्रण है वो मॉलिक्यूल्स का, वो एटम्स का, वो सब आयन्स का हम लोग नेचर देखते हैं कि किस टाइप का नेचर है, तब हम लोग इसको क्लासिफाइड करते हैं क्रिस्टलाइन में और एम्फोरस में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग उसे कहते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल ईच ऑफ देम हैविंग अ डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। In a crystal, the arrangement of constituent particles, atom, molecules, or ions is ordered. It has long-range order, which means that there is a regular pattern of arrangement of particles which repeat itself periodically over the entire crystal. जैसे कि हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई भी सॉलिड है वो क्रिस्टलाइन नेचर का है, तो क्रिस्टलाइन नेचर में क्या होता है कि जो स्मॉल क्रिस्टल होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, और जो अलग अलग प्रकार के ज्योमेट्रिकल शेप अपना लिए हुए रहते हैं। और इस अरेंजमेंट में हम लोग और आगे देखेंगे जो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है जैसे कि एटम मॉलिक्यूल्स और आयन से ये तीनों ऑर्डर में अरेंज किया रहता है और काफ़ी लंबा चैन बना रहता है, तो और रेगुलर पैटर्न में रहता है, और ओसिलेशन जो होता है ये किसी फिक्स टाइम पे ये अपने को ओसिलेट करता है, रिपीट करता है। तो रिपीट करने लगेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो किस नेचर का है, तो क्रिस्टलाइन नेचर का है। और हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई भी सॉलिड एम्फोरस नेचर का है, तो एम्फोरस नेचर का हम लोग समझने के लिए उसके पार्टिकल का शेप देखेंगे, जो उसके अरेंजमेंट किया गया है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का हम लोग शेप को पहले सीन करेंगे। तो उसका शेप कैसा रहेगा, तो उसका शेप रेगुलर शेप उसका रहना चाहिए। जैसे कि रेगुलर शेप है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये कैसा है, तो एम्फोरस है, एम्फोरस सॉलिड है। तो इससे हम लोग समझ जाएंगे कि हम किस टाइप का सॉलिड है, तो ये एम्फोरस सॉलिड है। तो अब हम लोग समझ गए, अब हम लोग समझ गए कि कैसे हम लोग एम्फोरस सॉलिड को और क्रिस्टल सॉलिड को कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इसमें एक और इसका प्रॉपर्टीज है कि ये जो पेरियोडिकली रिपीटिंग पैटर्न बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर ऑब्जर्व होगा, मतलब कि बहुत कम डिस्टेंस पर ही होने लगा। सच पर्सन्स आर स्कैटर एंड इन बिटवीन द अरेंजमेंट इन डिसऑर्डर, और ये बिल्कुल डिसऑर्डर रहता है। हम लोग ऐसे भी समझ जाएंगे ये रेगुलर नहीं रहता, ये इरेगुलर के शेप में रहता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वार्टज है और बी में क्वार्टज ग्लास है, इसका शेप रेगुलर है, रेगुलर लग रहा है, और इसका इरेगुलर लग रहा है बी वाले का। ए वाला रेगुलर है, बी वाला इरेगुलर है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिखाया गया है कि सच पर्सन आर स्कैटर्ड एंड इन बिटवीन द अरेंजमेंट इज डिसऑर्डर, और जो उसका अरेंजमेंट रहेगा वो डिसऑर्डर रहेगा, मतलब कि अगर एक फिक्स है तो उसके बाद वाला जो अरेंजमेंट होगा वह फिक्स नहीं होगा, मतलब कि वह रेगुलर में नहीं होगा, इरेगुलर हो जाता है। तो हम लोग इससे समझ जाएंगे कि वे एम्फोरस नेचर का है। द स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्टज क्रिस्टलाइन एंड क्वार्टज ग्लास एम्फोरस आर शोन इन फिगर रिस्पेक्टिवली। जो क्वार्टज में वो क्रिस्टलाइन नेचर का है, जो ए में दिखाया गया है ये ए वाला, ये क्रिस्टलाइन नेचर का है, और बी में ये जो दिखाया गया ये इरेगुलर शेप है, तो इसीलिए ये एम्फोरस सॉलिड है। ये ग्लास जो है ये एम्फोरस सॉलिड है, इसमें ये दिखाया गया है।
तो आप लोग समझ गए होंगे फिगर के माध्यम से। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। एम्फोरस सॉलिड का जो एग्जांपल होते हैं वो ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सब एम्फोरस सॉलिड का एग्जांपल है। ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ टू टाइप्स सॉलिड ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। और अब आप लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। आप लोग को मैं बता रही हूँ, आप क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और एक दूसरा प्रॉपर्टी आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ऑन अदर हैंड एम्फोरस सॉलिड हैव अ रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कैन बी मोल्डेड एंड ब्लोन इनटू वेरियस शेप। और एम्फोरस सॉलिड के पास उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रेंज तक ही रहता है, कुछ ही रेंज तक रहता है। और हम लोग एम्फोरस सॉलिड को किसी भी टाइप का शेप को हम लोग मोल्डेड कर सकते हैं, मतलब किसी भी टाइप के शेप में हम लोग इसको ढाल सकते हैं, बना सकते हैं। किसी भी टाइप का शेप हम लोग इसे दे सकते हैं, उसी शेप में हम लोग इसको दोबारा मोल्डेड कर सकते हैं एम्फोरस सॉलिड सब्सटेंसेस को। ऑन हीटिंग दे बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। और हीट होने के बाद ये अपने टेम्परेचर पर आ जाता है। Some glass objects from ancient civilization are found to become milky in appearance because of some crystalline, like liquid amorphous, solid amorphous have a tendency to flow। जो 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 पिछले मतलब हम लोग के जो पहले के ज़माना में जो सिविलाइजेशन है वहाँ पे जब खुदाई हुआ तो पता चला कुछ मिल्की सब्सटेंसेस मिले थे। किसी किसी क्रिस्टलाइन में मिल्की सब्सटेंसेस जैसा अपीयरेंस दिख रहा था, तो वे सब भी क्रिस्टलाइन नेचर के ही थे। जैसे में कुछ लिक्विड था, तो एम्फोरस सॉलिड जो होते हैं इसमें फ्लो करने की टेंडेंसी रहता है, धीरे धीरे वो फ्लो कर जाते हैं। समटाइम्स देयर आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। और कभी कभी इन्हें हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी कह देते हैं एम्फोरस सॉलिड को। ग्लास पैन फिक्स टू विंडो और डोर्स ओल्ड buildings are invariably found to be slightly thicker at the bottom than at the top. This is because the glass flow down very slowly and makes the bottom portion slightly thicker। तो हम लोग जो अपने दरवाजे में लगाते हैं, शीशा का जो ग्लास लगाते हैं, तो इसका जो पैंस होता है, मतलब इसका जो नीचे वाला जो बेस होता है वो काफ़ी फिक्स रहता है, मतलब ऊपर वाले के अपेक्षा थोड़ा स्लाइम मतलब चौड़ा रहता है, स्लाइटली थिकर रहता है। और जो ऊपर वाला जो बेस हो गया वो थिनर रहता है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनिस्ट्रोपिक इन नेचर दैट is some of their physical properties like electrical resistance or refractive index so different values were measured along different direction in the same crystal। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये एनिसोट्रॉपिक इन नेचर के होते हैं। और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जैसे कि इलेक्ट्रिकली ये रेसिस्टेंस होते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें वैल्यू शो करता है, जो कि किसी भी डायरेक्शन में डिफरेंट डायरेक्शन में ये मेजर किया जा सकता है। दिस अराइजेज फ्रॉम डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। और इन लोगों का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन में हम लोग सीन कर सकते हैं। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.2। फिगर 1.2 में आप लोग देख सकते हैं कि एनिसोट्रॉपी इन क्रिस्टल इज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। ये डिफरेंट डायरेक्शन में इन लोगों का अरेंजमेंट किया गया है, उसके अकॉर्डिंग इन लोगों को यहाँ पे सीरीज वाइज किया गया। जैसे कि ए नीचे में हो गया, फिर बी, फिर सी, फिर डी, एक साथ अटैच किया गया है। फिर हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो different arrangement, since the arrangement of particles is different along different direction, the value of the same physical property is found to be different along each direction। एम्फोरस सॉलिड ऑन द अदर हैंड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। और जो एम्फोरस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। दिस इज बिकॉज देयर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन देम एंड अरेंजमेंट इज इरेगुलर। क्योंकि जो एम्फोरस सॉलिड होते हैं इनका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। जो अरेंजमेंट किया गया रहता है एम्फोरस सॉलिड का ये इरेगुलर किया रहता है, इसलिए में इनका डायरेक्शन डिफरेंट रहता है। और वैल्यू और यानी फिजिकल प्रॉपर्टी वुड बी सेम एनी डायरेक्शन। और किसी भी डायरेक्शन में हम लोग इनका फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करेंगे तो वो भी सेम ही रहता है। दिस डिफरेंसेस आर सिमेट्रिकल समराइज इन टेबल 1.1। टेबल 1.1 में क्रिस्टलाइन सॉलिड और एम्फोरस सॉलिड के बारे में दिखाया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड का और एम्फोरस सॉलिड का।
तो फर्स्ट में शेप, डिफिनिट, कैरेक्टरिस्ट, ज्योमेट्रिकल शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड का शेप होता है वो डिफिनिट रहता है, फिक्स रहता है, और ज्योमेट्रिकल शेप रहता है। और वहीं एम्फोरस सॉलिड का शेप देखेंगे हम लोग तो ये इनका शेप इरेगुलर होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का हाई होता है और एम्फोरस सॉलिड का कुछ रेंज तक होता है, मतलब रेंज ही तक लिमिट रहता है। और हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्लीवेंस। क्लीवेंस में व्हेन कट विथ अ शार्प एज टूल दे स्प्लिट इनटू 2 पीसेज एंड द न्यूली जनरेटेड सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ। जब हम लोग को इन लोग को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएंगे 2 पीस में, और नया नया फिर अलग से ये जनरेट होने लगते हैं एक ही प्लेन के साथ। व्हेन कट विथ अ शार्प एज टूल दे कट इनटू 2 पीसेज विथ इरेगुलर शेप। और अब हम लोग एम्फोरस सॉलिड को जब कट करेंगे तो इनका शेप इरेगुलर हो जाता है, और वहीं क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं तो इरेगुलर शेप रहता है। हीट ऑफ फ्यूजन दे हैव अ डिफिनिट एंड अ कैरेक्टरिस्ट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका डिफिनिट रहता है हीट ऑफ फ्यूजन, दे डू नॉट हैव डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। और एनिसोट्रॉफी इन नेचर, और ये आइसोट्रॉफिक इन नेचर। नेचर इसमें ट्रू सॉलिड रहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और यहाँ पे देखेंगे एम्फोरस सॉलिड तो इसमें स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड के शेप में रहता है। ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, लॉन्ग रेंज ऑर्डर आता है इसमें, ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर आता है एम्फोरस में। एम्फोरस सॉलिड आर यूजफुल मटेरियल, जो एम्फोरस सॉलिड होते हैं वो बहुत हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो क्योंकि ग्लास में यूज होते हैं रबर, प्लास्टिक, फाइंड मेनी एप्लीकेशन आवर डेली। हम लोग जो ग्लास देखते हैं, रबर देखते हैं, प्लास्टिक देखते हैं, तो ये सब एम्फोरस लिक्विड से ही बने रहते हैं। एम्फोरस सिलिकॉन इज वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोल्टेनिक मटेरियल विच अवेलेबल फॉर कन्वर्शन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो एम्फोरस सिलिकॉन भी एक बहुत ही अच्छा फोटोवोल्टेनिक मटेरियल है, जिसके हेल्प से हम लोग सनलाइट के रे को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इंटेक्स क्वेश्चन में इसमें 5 दिखाया गया है, तब मैं जितने भी इंडेक्स क्वेश्चन है सबके लिए मैं एक सेपरेट से वीडियो लेकर आऊँगी। उसमें सारे इंडेक्स क्वेश्चन रहेंगे, और एक अलग से वीडियो आएगा उस पर सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन उसमें अवेलेबल रहेंगे, और उसका सलूशन के साथ मैं लेकर के इसका सेपरेट से वीडियो लेकर आऊँगी। फिलहाल मैं इसमें जितना थियोरेटिकल है वो सब पे मैं फोकस कर रही हूँ। उसके बाद जल्द ही ये वीडियो, इस चैप्टर को एंड करने के बाद, फिनिश करने के बाद मैं इसका नेक्स्ट वाला पार्ट लेकर के आऊँगी, जिसमें इंडेक्स क्वेश्चन रहेंगे और एक सेपरेट वीडियो आएगा। उसके बाद उसमें सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो अभी मैं अगला देखूँगी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग कैसे क्लासिफाइड किए हैं। वी हैव लर्नड अबाउट एम्फोरस सब्सटेंसेस एंड दैट दे हैव ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि जो एम्फोरस सब्सटेंसेस होते हैं उनके पास बहुत ही शॉर्ट रेंज रहता है, जो ऑर्डर का अरेंजमेंट रहता है वो शॉर्ट रेंज रहता है, मतलब कि इरेगुलर शेप रहता है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। लेकिन जितने भी जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं वो उनका नेचर क्रिस्टलाइन ही रहता है, जैसे कि ऑल द मेटालिक एलिमेंट लाइक आयरन, कॉपर, सिल्वर, नॉन मेटालिक एलिमेंट लाइक सल्फर, phosphorus and iodine, and compounds like sodium chloride, zinc sulfide and नेपथलीन फ्रॉम क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये सब एग्जांपल है, तो जैसे कि जितने सारे मेटल हो गए, नॉन मेटल हो गए, ये नॉन मेटालिक, ये सब जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी ये सब एलिमेंट है, ये सब का मतलब जितने ज़्यादा होता है वो क्रिस्टलाइन नेचर का ही रहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज ऑपरेटिंग इन देम इनटू 4 कैटेगरीज। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को उनके नेचर के बेसिस पर, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑपरेटिंग के बेसिस पर डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में, जैसे कि मोलिक्यूलर, आयोनिक, मेटालिक एंड कोवैलेंट सॉलिड। और हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। तो मोलिक्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स particles of molecular solid. These are further subdivided into the following categories. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में देखेंगे। तो मॉलिक्यूल्स को इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, और दूसरा पोलर मोलिकुलर सॉलिड, और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, और एक और होगा, नहीं 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉरी। इसको जितने मोलिकुलर हैं इस सबको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड है, दे कंप्राइज ऑफ आइदर एटम, फॉर एग्जांपल ऑर्गन एंड हीलियम, और द मोलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, फॉर एग्जांपल H2Cl2I2।
तो जितने भी एटम्स हो गए हैं जैसे कि आर्गन, हीलियम और मॉलिक्यूल्स हो गए, ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहने का मतलब कि जैसे कि H2 का जो बॉन्ड हो गया, Cl2 का, I2 का, इन दी सॉलिड द एटम्स और molecules are held by weak dispersion force or London force, about which you have learnt in class 11th. These solids are soft and non-conductors of electricity. They have low melting point and are usually in liquid or gaseous state at room temperature and pressure. ये जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड होते हैं ये कोवैलेंट बॉन्ड से बने होते हैं, और इनका जो एटम और मोलिकुलर्स का जो फोर्स होता है, दोनों का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो काफ़ी वीक होता है, क्योंकि लंदन फोर्स के वजह से होता है। आप लोगों ने इसके बारे में डीपली क्लास 11th में पढ़ा ही होगा। तो ये सारे जो सॉलिड हो गए ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब इनके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है, और ये यूजुअली या तो लिक्विड रहेंगे या तो गैस स्टेट में ही पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या प्रेशर के अकॉर्डिंग। ये गैसियस स्टेट में या फिर लिक्विड स्टेट में ही पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंसेस लाइक HCl, SO2, etc. are formed by polar covalent bond. The molecules in such solid are held together by relatively stronger dipole-dipole interaction. These solids are soft and non-conductor of electricity. Their melting point are higher than those of the non-polar molecular solid. तो जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं इन जैसे कि HCl हो गया, SO2 हो गया, ये सब पोलर कोवैलेंट बॉन्ड से बने रहते हैं। तो इनमें जो मॉलिक्यूल्स रहता है सॉलिड स्टेट में वो एक दूसरे को अटैच करके रखा रहता है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन लोगों का जो बॉन्ड रहता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, जैसे कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। और ये जो सॉलिड होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, या नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है, जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर का लो होता है। और एग्जाम्पल में SO2, NH3 ये सब एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिक्यूलर सॉलिड। द मोलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड कंटेन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन H and F, O or N atoms. Strong hydrogen bonding bands molecules of such solid like H2O, ice. They are non-conductor of electricity. Generally, they are volatile, liquid or soft solid under room temperature and pressure. तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड, जितने भी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो एग्जांपल है यहाँ पे ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स के द्वारा बने रहते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम से ही मिल करके ये बॉन्ड बना रहता है, और इनका जो बहुत स्ट्रॉन्ग जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कि जो सिमिलर एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बनेगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। जैसे कि हाइड्रोजन का बॉन्ड हो गया तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, फिर फ्लोरीन का बॉन्ड हो गया वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, फिर ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होगा वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, फिर अगला हम लोग नाइट्रोजन का जो बॉन्ड होगा वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे कि H2O जैसे वाटर का होता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और ये वोलेटाइल लिक्विड्स रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, और ये रूम टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग ये सॉफ्ट सॉलिड रहते हैं। अब हम देखेंगे कि आयोनिक सॉलिड। तो आयोनिक सॉलिड क्या होता है देख लेते हैं, इसके बारे में हम लोग समझ जाते हैं कि आयन्स आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयोनिक सॉलिड। सच सॉलिड्स आर फॉर्म्ड बाय द 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ कैटायन आनायन बाउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आयोनिक सॉलिड नेम से ही पता चल रहा है कि इसका जो कंस्टिट्यूएंट्स होगा इसमें जरूर कोई आयन्स ही होगा, तो इसका कंस्टिट्यूएंट जो रहता है वो मेनली आयोनिक सॉलिड ही रहता है, जैसे कि या तो कैटायन रहेगा या फिर अनायन रहेगा। कैटायन अनायन के बॉन्ड से ही ये बना रहता है। तो कैटायन अनायन जो बॉन्ड होता है उसमें कूलम्बिक फोर्स लगता है, जैसे कि कूलम्बिक फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। तो ये जो सॉलिड होते हैं ये काफ़ी हार्ड नेचर के होते हैं और ब्राइटर इन नेचर होते हैं, काफ़ी चमकीला होता है, मतलब खूब इसमें लाइट बहुत ज़्यादा रहता है, खूब चमकते हैं ग्लिटर की तरह। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इन लोग के पास मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा रहता है, इसीलिए ये आयन जो होते हैं वो आसानी से मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहता है। और ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड इसमें रहते हैं, जो सॉलिड स्टेट हो गया उसमें इलेक्ट्रिकली ये लोग चार्ज रहते हैं, तो इसी की वजह से ये लोग मूव नहीं कर सकते हैं। मोल्टेन स्टेट एंड डिजोल्व इन वाटर, ये सिर्फ वाटर में ही मेल्ट कर सकते हैं और डिजोल्व हो सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें अनायन भी रहते हैं और कटायन भी रहते हैं। जब दोनों साथ में मिलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होगा ही। अब हम लोग देखेंगे मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड कहने से हम लोग को यही पता चल रहा है कि इसमें इसका जो कंस्टिट्यूएंट्स होगा वो कोई मेटल से नहीं होगा। तो मेटल्स आर ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाई एंड हेल्ड टुगेदर बाई अ सी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल्स का जो अरेंज किया गया है वो पॉजिटिव आयन से ये सराउंड रहते हैं, जो एक साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ मतलब बने रहते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल एंड आर इवनली स्प्रेड आउट थ्रू आउट द क्रिस्टल। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं वो मोबाइल करने का मतलब कि ये मूव करते हैं, मूव करने का प्रॉपर्टी इनमें रहता है, तो ये आसानी से मूव कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रिकली चार्ज रहते हैं बिल्कुल। ईच मेटल एटम कंट्रीब्यूट वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स टुवार्ड्स दिस सी और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। और जितने भी मेटल्स एटम्स हो गए इनका कंट्रीब्यूट जो होता है वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स उनमें रहते हैं, तब जाके ये मोबाइल करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने लगते हैं। तो दीज फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये सब जो होते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रिकली फिक्स इज अप्लाइड दिस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव एंड सिमिलरली व्हेन हीट इज सप्लाई टू 1% ऑफ द मेटल इन थर्मल एनर्जी। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकली फील्ड अप्लाइड हम लोग करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक पॉजिटिव आयन के नेटवर्क में फ्लो करने लगते हैं। तो उसी प्रकार से जो हीट होता है हम सप्लाई करते हैं तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो आ जाता है। द थर्मल एनर्जी इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द फ्री इलेक्ट्रॉन। और थर्मल एनर्जी जो हीट एनर्जी हो गया, हम लोग जैसे कि एक कोई मेटल हो गया, एलिमेंट हो गया, अगर हम लोग एक साइड से उसे हीट करते हैं तो उसके पीछे वाला साइड भी हीट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम पहला वाला जो पार्ट आगे वाला जो पार्ट जो हीट कर रहे थे हम लोग, वो अगर चार्ज हो गया तो धीरे धीरे जो हीट होता है वो मूव करने लगता है और लास्टली पूरा उसके बॉडी को कवर कर लेता है, तो इसीलिए वो भी हीट हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो इसमें देखते हैं ये वाइड वेराइटीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ नॉन मैटर रिजल्ट्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट एटम्स थ्रू आउट द क्रिस्टल। जो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो वेराइटी है, नॉन मेटल हो गए, मेटल्स हो गए, ये सब जो होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्मेशन करते हैं और ये क्रिस्टल नेचर का हो जाते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड जायंट मॉलिक्यूल्स। इनको जायंट मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है क्योंकि इनका शेप एकदम फिक्स रहता है। कोवैलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शन इन नेचर। जो कोवैलेंट बॉन्ड का जो कोवैलेंट बॉन्ड रहता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है और डायरेक्शन इन नेचर रहता है। देयरफॉर एटम्स आर हेल्ड वेरी स्ट्रांगली इन देयर पोजीशन। तो इसी के कारण इनका जो एटम्स का जो पोजीशन होता है वो बहुत ही स्ट्रांगली कैच किया रहता है, मतलब बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड रहता है कोवैलेंट बॉन्ड का। और सच सॉलिड और वेरी हार्ड, और ये सब वेरी हार्ड रहते हैं, इनका नेचर है हार्ड नेचर का रहते हैं, ब्राइटर रहते हैं। दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहता है। और ये सब इंसुलेटर एंड डू नॉट, ये सब इंसुलेटर होते हैं। जो कोवैलेंट बॉन्ड से बने जो मॉलिक्यूल्स हो गए, जो मटेरियल्स हो गए, ये सब इंसुलेटर्स रहते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो एग्जांपल में डायमंड का आप लोग ये स्ट्रक्चर नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे डायमंड का जो नेटवर्क बनाया गया है ये बिल्कुल फिक्स है और ये रेगुलर अरेंजमेंट इसका किया गया है। 1.5 pm सबका लिया गया, जो इसका मेजर है 2 पॉइंट के बीच का वो 154 pm लिया गया है। और बी में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। इसका जो इन बीच का डिस्टेंस है, 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 340 pm लिया गया है। तो ये सब जो है क्रिस्टलाइन नेचर के रहते हैं और ये कोवैलेंट बॉन्ड से ये बने रहते हैं। डायमंड या सिलिकॉन कार्बाइड आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ द सच सॉलिड। ग्रेफाइट सॉफ्ट होते हैं और लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। देखिए ग्रेफाइट सॉफ्ट है, ये ग्रेफाइट एक मेटल है लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो ये एक्सेप्शन में आता है, इसे याद करना पड़ता है, आप लोग याद से कह लीजिएगा। इट्स एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू इट्स टिपिकल स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसी की वजह से। कार्बन एटम्स आर अरेंज इन डिफरेंट लेयर। जो इसका जो कार्बन एटम्स है तो ये डिफरेंट लेयर में इसको अरेंज किया रहता है और जिसकी वजह से ये कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करता है।
और आप लोग यहाँ पर फिगर में मैं आपको दिखाई दी हूँ। द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्री टू मूव, और ये आसानी से मूव कर सकते हैं। और दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो चौथा जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगता है और काफ़ी एक गुड कंडक्टर बन जाता है ग्रेफाइट। और इसका जो लेयर होता है वो स्लाइड होते हैं। आप लोगों को मैं दिखा दी कि ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस मेजर किया गया है वो 350 pm लिया गया है। और जो चौथा है इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं वो फ्री हो जाते हैं, उसी की वजह से ये कोवैलेंट बॉन्ड हो जाते हैं और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने लगते हैं। आप लोग टेबल में देख सकते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ द सॉलिड आर लिस्टेड इन टेबल। मैं जितने के बारे में पढ़ाई सब क्या है ये प्रॉपर्टी अलग से इसमें मेंशन कर दिया गया, जैसे कि टाइप्स ऑफ सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड में नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, इसका कंस्टिट्यूएंट्स, पार्टिकल बॉन्डिंग, अट्रैक्टिव फोर्स, एग्जाम्पल, फिजिकल नेचर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब यहाँ पे दिखा दिया गया है। आप इसको अच्छा से ये सब याद करना पड़ता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछे ही जाते हैं। बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं 50 मार्क्स का उसमें पूछ ही देता है, क्योंकि जो और वो कैसा क्वेश्चन पूछता है जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं, जैसे ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट कोवैलेंट बॉन्ड से बना रहता है और ये हीट ये प्रोड्यूस करता है और काफ़ी सॉफ्ट होता है। और यहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दी कि जो इंटेक्स क्वेश्चन है मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना के ले आऊँगी। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और आगे हम लोग इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं लेकर के आऊँगी क्रिस्टल लेटसन एंड यूनिट सेल, इसके बारे में मैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और जो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगी। जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम जितने भी ये इंटेक्स क्वेश्चन होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगी और मैं अच्छा से उसमें सबका आंसर अच्छा से आप लोग को समझा दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।